हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग एकदम बेसिक से सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहला बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जो भी क्वेश्चन को सोल्व करिएगा वो सभी क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल से होगा। अगर क्वेश्चन में मिलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, जैसे इक्विलेटरल मिल गया या फिर आइसोसेलेस मिल गया, तब उसको हम लोग राइट एंगल बनाते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को क्यों सोल्व करते हैं थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। आप लोग अच्छे से देखिए। तो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि इसी का यूज है तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर इस ट्रायंगल का नाम हम ABC रख दें तो एंगल बी कितना है 90 डिग्री। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल का डेफिनेशन समझिए कि कोई भी ट्रायंगल है, वैसा ट्रायंगल अगर उसका एक एंगल वन एंगल राइट एंगल हो जाता है 90 डिग्री है तो कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल बी के पास 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखिएगा, एक एंगल तो हो गया 90 डिग्री, तो बाकी के दोनों एंगल क्या होंगे? तो यहाँ से समझिएगा कि ये 90 है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? ये 90 प्लस उधर जाकर माइनस हुआ, एंगल ए प्लस सी 90 डिग्री। मतलब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। इससे आपको क्या सहूलियत होगा कि अगर क्वेश्चन में दे दिया इस तरह से 30 डिग्री, तो आप तुरंत से लिख सकते हैं 60 डिग्री। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, एक 30 तो दूसरा कितना 60 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। अब देखिए, अब यहाँ से एक चीज़ और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कि इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 आ रहा है। ये और ये जब ऐड कर रहे हैं तब ना 90 आ रहा है। इसका मतलब अगर एक सिंगल एंगल के बारे में बात करें इन दोनों में से, तो ये 90 से छोटा होगा। अगर इसके बारे में भी बात करेंगे तो ये भी 90 से छोटा होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल है? आप लोग जानते होंगे कि वैसा एंगल जो 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो एंगल ए एंगल सी एक्यूट हो गया, एंगल बी राइट एंगल हो गया, और दोनों एक्यूट एंगल का सम कितना 90 डिग्री। अब देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड होता है परपेंडिकुलर, जिसे शॉर्ट में पी और हिंदी में लंब कहते हैं। एक साइड होता है बेस, जिसे शॉर्ट में बी और हिंदी में आधार कहते हैं। और एक साइड होता है हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में कर्ण और शॉर्ट में एज कहते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से तीनों को समझेंगे। हाइपोटेनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। और परपेंडिकुलर और बेस समझना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। वो सब आपको बस वीडियो को देखते रहिए, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अभी देखिए, हाइपोटेनस समझते हैं। हाइपोटेनस है क्या? जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, उसका ठीक अपोजिट साइड, ठीक सामने वाला जो साइड है वो होता है हाइपोटेनस। ठीक है। और बाकी जो दोनों साइड बच गए उनमें से एक होता है परपेंडिकुलर और दूसरा होता है बेस। अच्छा, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सोचिएगा कि इसको हम लोग हाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइट। या फिर क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हम लोग परपेंडिकुलर क्यों यूज करते हैं, हाइट क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि अगर शॉर्ट में लिखेंगे तो हाइट का हो जाएगा h और हाइपोटेनस का भी हो जाएगा h। तो जब क्वेश्चन को सोल्व करिएगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये h हाइट वाला है या हाइपोटेनस वाला है। इसीलिए इसको हम लोग हाइट ना लिख करके परपेंडिकुलर लिखते हैं, और यहाँ पे हाइपोटेनस तो h से डिनोट होगा ही। अब देखिए, तो हाइपोटेनस क्या हुआ कि राइट एंगल जहाँ पे बन रहा है, जो 90 डिग्री बन रहा है,
उसके ठीक अपोजिट जो साइड है वो हो गया हाइपोटेनस। तो अगर कहीं भी ट्रायंगल में दे दिया हाइपोटेनस पहचानने के लिए ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस कौन सा, ये वाला साइड। अगर इसका हम नाम रख दें ABC, तो यहाँ एंगल B 90 तो हाइपोटेनस हो गया AC, एंगल C 90 तो हाइपोटेनस AB, एंगल A 90 तो हाइपोटेनस BC। हाइपोटेनस पहचानने का एक और तरीका है, वो क्या है कि 90 कौन कौन साइड बना रहा है। तो 90 साइड बना रहा है ये और ये मिलकर AB और BC। तो जो साइड्स मिलकर 90 बना रहा है उसको छोड़ के जो तीसरा साइड हुआ वो हाइपोटेनस हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, इसका अपोजिट साइड ये हाइपोटेनस, या फिर ये दोनों मिलकर 90 बना रहा है ना, तो छोड़ के तीसरा साइड कौन सा, ये, तो ये हो गया हाइपोटेनस। तो ये तो हो गया हाइपोटेनस पहचानने की बात। अब हम लोग परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे। चलिए अब हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को समझते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला को बेस कर देते हैं। नीचे वाले को क्या कर देते हैं, नीचे वाला जो साइड है उसको बेस करते हैं, और 90 के सामने जो है वो हाइपोटेनस होता है, और ये जो सीधा खड़ा है ये होता है परपेंडिकुलर। ये जनरली टर्म में हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हमको इसको ध्यान देना पड़ता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, वो एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल यहाँ पे बन रहा है तब इसका ठीक अपोजिट जो साइड है, एक्यूट एंगल के ठीक अपोजिट साइड वाला परपेंडिकुलर होता है, और 90 का ठीक अपोजिट हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया वो बेस। और एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है तो इसके ठीक अपोजिट, ठीक सामने ये साइड, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाला जो हो गया वो हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। तो अब कहिएगा कि ऐसा क्यों होता है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये बेस। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाइपोटेनस एक ही जैसा है, राइट एंगल अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल हमेशा हाइपोटेनस होता है। चेंजिंग किस में हो रहा है, परपेंडिकुलर और बेस में। उसको भी ऐसे ध्यान दे सकते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल इज परपेंडिकुलर, देखिए है ना। अब देखते हैं रीजन कि ऐसा होता क्यों है। तो जैसे ये एंगल हम लोग बना रहे हैं, ठीक है ना, ये एंगल ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। सबसे पहले हम क्या किए, ये एंगल बनाए, ये एंगल बनाए। तो ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों साइड पहले से ही है। अगर ये एंगल बन रहा है तो ये दोनों साइड पहले से है, तभी तो ये एंगल बन रहा है। और बाद में ये साइड हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये पहले से था, तो ये हो गया बेस। ये बाद में परपेंडिकुलर ड्रा हुआ इस पर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल हाइपोटेनस होता है। उसी तरह से इसमें देखिए, जब ये एंगल है तो ये एंगल कब बनेगा, जब ये दोनों साइड पहले से रहेगा। और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं इस पर, तो ड्रा किस पर किए, इस पर न किए, तो ये हो गया बेस। और ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं, तो ये परपेंडिकुलर, और अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज हाइपोटेनस। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग कि अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है तब सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस क्यों होता है, और जब यहाँ पे एक्यूट एंगल होता है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस क्यों होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज़ और आप लोगों को बस देखना है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो क्या है कि पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोग जानते होंगे क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, बस इसमें समझना है, थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं क्योंकि ये आपका यूज होगा। अगर ट्रायंगल राइट एंगल है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होता है, तब हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो है बाकी के दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ले लें 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो देखिए तो 5 का स्क्वायर सबसे लॉन्गेस्ट का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 आ गया ना, दोनों इक्वल। और इसका कन्वर्स भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई ट्रायंगल है और सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करने पर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और ये चीज़ भी आपको काफ़ी मदद करेगा क्वेश्चन सोल्व करने में, इसका कन्वर्स, कि अगर लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल है। और अगर राइट एंगल है तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। और हाँ, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि ये फार्मूला कब लगाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिएगा हाइपोटेनस क्या है,
एक साइड है, परपेंडिकुलर क्या है, ये साइड है, और बेस क्या है, ये साइड है। मतलब ये फार्मूला तीनों साइड्स के आपस में रिलेशन बता रहा है। तो इससे इसका यूज कहाँ पे करेंगे कि अगर तीनों साइड में से कोई भी दो साइड गिवन रहेगा और थर्ड साइड फाइंड करना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो तुरंत ये फार्मूला लगाकर हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को समझने से पहले हम रेशियो के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो राइट ट्रायंगल में यूज होता है ना, तो सब राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, ABC। अब बताइए कि इसमें अगर कोई भी दो साइड्स का रेशियो लिखना चाहें तो कितना तरह से लिख सकते हैं। देखिए, हम लिख सकते हैं AB रेशियो AC, जिसको रेशियो को हम लोग बटा में भी लिखते हैं AB/AC। फिर BC/AC भी लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा BC/AC। और क्या कर सकते हैं हम लोग, AB/BC भी कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा AB/BC। और तीन तरह से और लिख सकते हैं, इस सब को उलट के लिख देंगे। मतलब ऐसे लिख सकते हैं, AC/AB भी तो लिख सकते हैं, तो AC/AB। फिर लिख सकते हैं AC/BC, तो AC/BC। और क्या लिख सकते हैं, BC/AB, मतलब BC/AB। तो यहाँ पे देखिए तो कितना रेशियो हुआ। जब रेशियो में हम डिवाइड करना चाहें दो साइड्स को, तो कितना रेशियो बना, कै गो रेशियो बन गया इसमें, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से पता चलता है कि रेशियो 6 है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना हो जाएगा, 6 ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे। अब देखिए, जो 6 तरह से बटा, तो जो मैथमेटिशियन लोग थे उन लोगों ने कहा कि ये जो 6 तरह से ट्रायंगल का रेशियो आ रहा है, उसको हम लोग कुछ नाम देते हैं। तो उन्होंने नाम दिया, नाम क्या दिया कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। अगर बेस और हाइपोटेनस रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस थीटा। ये सब आपको समझाएंगे क्या होता है। अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो रहा तो उसको बोलेंगे टैन थीटा। अगर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉसेक थीटा। अगर हाइपोटेनस और बेस का रेशियो रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक थीटा। और बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉट थीटा। ये है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये देखिए तो साइड्स का रेशियो है, परपेंडिकुलर इज टू हाइपोटेनस, बेस इज टू हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज टू बेस। इस तरह से 6 रेशियो हो गए आपको, और सबको मैथमेटिशियन लोग ने नाम दे दिया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो रहा तो उसका नाम साइन थीटा। तो अब साइन तक तो ठीक था कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस रहा तो साइन हो जाएगा, ये थीटा क्यों लग गया? तो थीटा इसलिए लगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो किसके लिए, किस एंगल के लिए। अभी आपको बताएं कि अगर एंगल यहाँ रहता है तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाता है, और अगर एंगल यहाँ रहता है तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एंगल मेंशन है। थीटा का मतलब कोई एंगल, एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा का मतलब क्या हुआ, साइन ऑफ एंगल थीटा, मतलब उस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। जैसे अगर हम बोलें यहाँ पे ABC है, हम बोले साइन C बताइए, तो साइन C कहाँ है, यहाँ पे एंगल। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया AB, हाइपोटेनस क्या हो गया AC। अगर हम बोल दें साइन A बताइए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया BC और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। उसी तरह से कॉस थीटा मतलब कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। अच्छा, साइन कोसाइन क्या है, ये देखिए शॉर्ट फॉर्म है। ये साइन का फुल फॉर्म होता है साइन, कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टैन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, कॉसेक का फुल फॉर्म होता है कोसेकेंट, सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंट, और कॉट का फुल फॉर्म होता है को टेंजेंट। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए कोसेकेंट फाइंड करना है तो घबराइएगा नहीं। कोसेकेंट को हम लोग क्या बोलते हैं कॉसेक, तो हमको कॉसेक थीटा फाइंड करना होगा। ठीक है, ये सब का फुल फॉर्म है। तो यहाँ से कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, कोसाइन ऑफ एंगल
थीटा, जो भी एंगल होगा उसके अनुसार उसका बेस और हाइपोटेनस का रेशियो हम लोग को निकालना होगा। tan थीटा मतलब टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, इसी तरह से सब है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि P/H और यहाँ क्या है H/P, इसको उलट दिया गया है। तो साइन का उल्टा क्या समझेंगे, कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या समझेंगे, सेक थीटा, और tan का उल्टा क्या समझेंगे, कॉट थीटा। अब इससे आसानी ये होगा कि अगर आपको साइन निकल गया और पूछा जाए कि कॉसेक भी निकालिए तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और एंगल देख लेंगे, सेम एंगल के लिए है ना, तो सीधा उल्टा लिख देंगे AC/AB। साइन C का उल्टा कॉसेक C, साइन A का उल्टा कॉसेक A, AC/BC। अब यहाँ पे एक बात और गौर करने वाला है कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या हम साइन थीटा को साइन इंटू थीटा लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि 5 इंटू एक्स जो होता है 5x होता है तो साइन इंटू थीटा भी साइन थीटा हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे एक कांस्टेंट था, एक वेरिएबल था, यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे रेशियो है, साइन का मतलब रेशियो से मतलब है, और थीटा क्या उस एंगल के लिए रेशियो है। तो साइन थीटा कभी भी साइन इंटू थीटा नहीं होगा, तो साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। इसी तरह कॉस थीटा नॉट इक्वल टू कॉस इंटू थीटा। ये सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए यूज होगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में टी रेशियो भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो अगले थोड़ा सा एक और चीज़ समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। कॉसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उल्टा कर देंगे, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे। सेक थीटा कॉस का उल्टा, डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। और कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा B/P। अब यहाँ पे इस तरह इसमें से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहता है, वो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तो साइन थीटा इक्वल टू 5/4 होगा। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे से समझे हुए हैं तब तो तुरंत बता दीजिएगा होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं समझे हैं तो नहीं बता पाइएगा। तो देखिए आपको बताते हैं क्या है। ये साइन थीटा इक्वल टू 5/4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो आपको बताएं कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, P/H। H का मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस। तो नीचे जो है साइन थीटा में सबसे लॉन्गेस्ट होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सबसे छोटा दिया हुआ है वैल्यू। तो ये आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू 5/4 होगा तो कहिएगा कि नहीं होगा। अगर रीजन पूछा जाए तो कह दीजिएगा कि फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड नहीं है, इसलिए इतना वैल्यू इसका नहीं हो सकता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू नीचे है, तो सबसे बड़ा वैल्यू नीचे है। जैसे हम 4/5 ले लेते हैं, 3/4 ले लेते हैं, आप 8/10 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर सबसे बड़ा वैल्यू नीचे है तो वो हमेशा उसको जब कैलकुलेट करिएगा तो लेस देन 1 उसका वैल्यू आता है। आप करके देख सकते हैं। 4/5 जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.8। ये भी तो 0.8 ही हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 0.75 आएगा। तो देखिए ये 0.75, 0.8 सब लेस देन 1 है। तो यहाँ से हमको ये भी समझ में आ रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। तो इस फार्मूला से ही आप 2 चीज़ समझें कि साइन थीटा में कभी भी ऊपर वाला वैल्यू बड़ा नहीं होगा, सबसे वैल्यू बड़ा कहाँ पे होगा, नीचे, और इसका वैल्यू लेस देन 1 होगा। अब इसी तरह से आप ये सब कोई समझ सकते हैं। कॉस थीटा बताइए, अगर कोई पूछ दिया कॉस थीटा इक्वल टू 8/3 होगा तो आप कहिएगा नहीं होगा, क्योंकि हाइपोटेनस इसमें नीचे होता है और यहाँ पे नीचे छोटा दे दिया है, जबकि बड़ा होना चाहिए ना हाइपोटेनस होगा तो इसलिए कॉस थीटा का वैल्यू इतना नहीं होगा। 3/8 हो सकता है। वैसा जो वैल्यू जिसमें नीचे का वैल्यू बड़ा है वो सब वैलिड होगा, लेकिन ये वाला वैलिड नहीं होगा। अब आया बात टैन थीटा में। टैन थीटा पूछ दिया कि बताइए 3/4 होगा तो हो सकता है, या अगर पूछ दिया कि 4/3 होगा तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। इसमें मेंशन होता है
हाइपोटेनस सबसे बड़ा है और परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ से तो आप ये समझ गए कि जब यहाँ पे एंगल, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी अगर एंगल एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। उसी तरह एक्यूट एंगल होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू बड़ा है, ऊपर का वैल्यू छोटा है। उसी तरह से कॉसेक थीटा का वैल्यू टेन थीटा में देखिए क्या है, एक से बड़ा भी हो सकता है, एक से छोटा भी हो सकता है। अगर नीचे का वैल्यू बड़ा हो गया तो इसका वैल्यू एक से छोटा होगा, अगर नीचे का वैल्यू छोटा हो गया तो इसका वैल्यू एक से बड़ा होगा। अब जैसे 5/4 ले लेते हैं, नीचे का वैल्यू छोटा है, तब डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से बड़ा है। कॉसेक हाइपोटेनस ऊपर है, बड़ा वैल्यू ऊपर, नीचे है छोटा वैल्यू, एक से बड़ा देगा। ये कितना, एक से बड़ा देगा, और ये एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं एक्यूट एंगल है तो, क्योंकि आगे अगला चैप्टर में आपको 90 डिग्री का भी पढ़ना है, उसमें 1 हो जाता है, तो उसको भी छोड़ देते हैं हम लोग, उसको उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप लोग बताइए तो सेक थीटा का वैल्यू 3/4 होगा या नहीं होगा? आप लोग कमेंट करिएगा, हम आगे क्वेश्चन देते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल समझने के लिए बोल रहे थे इसको। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जहाँ एंगल B के पास 90 डिग्री बन रहा है। ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर, और बोल दिए कि आप निकालिए क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A एंड एंगल C। इस तरह का हम क्वेश्चन दे दिए कि आपको एंगल A के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है और एंगल C के लिए भी निकालना है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 लिख दीजिए, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। फर्स्ट में किसके लिए निकालना है हमको? एंगल A के लिए। तो ये थीटा क्या है? एंगल होता है ना, तो यहाँ थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? A, क्योंकि एंगल A के लिए हमको निकालना है। अब देखिए, साइन ऑफ एंगल A, मतलब एंगल A के लिए साइन का वैल्यू, और साइन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मतलब परपेंडिकुलर हमको और हाइपोटेनस किसके अनुसार देखना है? एंगल A के अनुसार। तो एंगल A कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा? BC, और हाइपोटेनस तो दोनों के लिए एक ही होता है, राइट अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल कितना हो जाएगा? AC, मतलब 4 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 4/5। यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ये यूनिट लेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसे भी ये साइड्स का रेशियो है तो आपको पता चल ही जाएगा कि दोनों साइड का ही रेशियो है, तो दोनों का यूनिट कट जाएगा, ये यूनिट लेस हो जाएगा। चलिए कॉस A बताइए, कॉस A क्या होगा? तो कॉस का फॉर्मूला आता है बेस बाई हाइपोटेनस, और एंगल बेस किसके अनुसार से देखना है? A के लिए। A के लिए बेस कौन सा हो गया? AB, हाइपोटेनस कितना? AC। अब AB तो दिया नहीं है तो आपको AB निकालना होगा। अभी बताया कि अगर दो साइड पता है, तीसरा साइड फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसको जब सोल्व करिएगा तो आपको आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, आप कहिएगा कि इसको परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह AB क्यों लिख दिए? तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप हाइपोटेनस स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 4 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर कितना? AB स्क्वायर। ये दोनों तरह से बनाइएगा तो 3 सेंटीमीटर ही आएगा। आप इसको परपेंडिकुलर ले लीजिए या इसको ले लीजिए इस फार्मूला के लिए, क्योंकि इसमें कोई एंगल मेंशन नहीं है। जहाँ पे एंगल मेंशन रहेगा वहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर और बेस का ध्यान रखेंगे, जहाँ एंगल मेंशन नहीं रहेगा किसी को भी दोनों में से परपेंडिकुलर बेस रख करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना? 3 सेंटीमीटर। तो AB कितना है? 3 सेंटीमीटर, और AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 3/5। अब tan का वैल्यू, tan किसके लिए? एंगल A के लिए। तो एंगल A के लिए tan होता है P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर और बेस हमको किसके हिसाब से देखना है? A के हिसाब से। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना डायरेक्ट बना रहे हैं? 4, और इसके लिए बेस कितना? 3। अब देखिए जब ये तीनों निकल जाए ना तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको अभी बताए हैं साइन का उल्टा
कॉसेक, साइन ए है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉसेक ए, 4/5 का उल्टा 5/4, कॉस ए का उल्टा सेक ए, 3/5 का उल्टा 5/3 और कॉट tan ए का उल्टा कॉट ए, ये हो जाएगा 3/4। अब ये तो निकल गया एंगल ए के लिए, और हमें एक क्वेश्चन और इसी में है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है किसके लिए, एंगल सी के लिए। तो चलिए एंगल सी के लिए निकालते हैं। तो साइन कॉस, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिख दे रहे हैं tan कॉसेक सेक एंड कॉट, और एंगल की जगह कितना है इस बार, एंगल सी है, कॉसेक सी, सेक सी, कॉट सी। अब देखिए साइन ऑफ एंगल सी, मतलब एंगल सी के लिए अब हमको साइन का वैल्यू निकालना है, मतलब एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। तो एंगल सी यहाँ पे है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा, इसके ठीक अपोजिट 3, हाइपोटेनस कौन सा 90 के ठीक अपोजिट 5। कॉस निकालिए, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया ना, तो बेस कौन सा हो जाएगा 4, बेस बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना 5, tan सी p/b, तो सी के लिए परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक 5/3, कॉस का उल्टा सेक 5/4 और tan का उल्टा कॉट 4/3। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ साइन ए इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए माइनस कॉट ए। इस बार साइन ए का वैल्यू दे दिया है और हमें सेक ए माइनस कॉट ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे, क्योंकि आपको बताया है कि ट्रिगोनोमेट्री के प्रत्येक क्वेश्चन किस में सोल्व करते हैं हम लोग, राइट ट्रायंगल में। अब यहाँ पे साइन ए दे दिया है 4/5, क्या दे दिया है साइन ए इक्वल टू 4/5। तो अब देखिए या तो आप ऐसे नाम दे सकते हैं ऊपर ए बी सी, या फिर आप ऐसे भी नाम दे सकते हैं इधर से ए बी सी, क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि आप नाम कहाँ दे रहे हैं। अगर एंगल ए यहाँ पे दे रहे हैं तो इसके हिसाब से बनाना होगा, एंगल ए मेंशन है ना, और अगर एंगल ए यहाँ पे दे रहे हैं तो इसके हिसाब से बनाना होगा। इसके हिसाब से ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये तो हाइपोटेनस है ही, और जब इसके हिसाब से बनाइएगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हम इसको लेकर चलते हैं, आप लोग इसे ट्राई कीजिएगा, आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, आंसर सेम होना चाहिए। तो देखिए साइन ए का वैल्यू दे दिया है और इतना निकालना है, तो उसके लिए हमको सेक ए और कॉट ए का वैल्यू निकालना होगा, तब ना माइनस करेंगे। तो देखिए साइन ए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बताए थे, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, थीटा के जगह पर एंगल होता है। तो यहाँ पे साइन ए है, मतलब एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है बी सी, और बाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना ए सी। तो ये जो दिया है ना, ये बी सी बाई ए सी का वैल्यू दिया है 4/5। अब ये बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, और ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए इसको आप दो तरह से समझ सकते हैं। फर्स्ट इसको लिख सकते हैं बी सी इज टू ए सी इक्वल टू 4:5। जैसे आप मैथमेटिक्स में बनाते होंगे रेक्टेंगल के क्वेश्चन में, अगर एल इज टू बी इक्वल टू 4:5 है तो एल इक्वल टू क्या करते हैं, रेशियो को, इसका दोनों का रेशियो के बीच का वैल्यू x ले लेते हैं, एल इक्वल टू 4x, बी इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू 4x और ए सी इक्वल टू 5x। और नहीं तो इसको आप अगर सिस्टमेटिकली बनाना चाहिएगा तो ऐसे बनेगा, बी सी बाई ए सी इक्वल टू 4/5 है, तो बी सी ये मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में, और ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, और दोनों का वैल्यू हम x के इक्वल मान ले रहे हैं। इसका मतलब बी सी बाई 4 इक्वल टू x हुआ और ए सी बाई 5 इक्वल टू x हुआ। तो बी सी इक्वल टू कितना 4 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ए सी इक्वल टू कितना 5x। तो आप जैसे समझना चाहें, बी सी बाई ए सी 4/5 है तो बी सी इक्वल टू 4x, ए सी इक्वल टू 5x हो गया। अब हमें बी सी और ए सी का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, बी सी की जगह पे कितना पुट करेंगे 4x, और ए सी की जगह पे कितना पुट करेंगे 5x। अब हमें ए बी का वैल्यू निकालना है,
तो देखिए, तो दो साइड दिया है, तीसरा साइड फाइंड करना है, तो कौन सा फार्मूला लगेंगे? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 5x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। 25x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। इस तरह से आप सोल्व करिएगा, कर देते हैं। ये कितना हो गया? 25x स्क्वायर है, उसमें से 16x स्क्वायर माइनस कर दिए तो 9x स्क्वायर बचा। AB स्क्वायर, स्क्वायर इस तरफ आया, या फिर इसके ऐसे भी कर सकते हैं, 3x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर ख़त्म, AB का वैल्यू कितना आया? 3x। तो यहाँ पे AB का वैल्यू हम रख देंगे 3x। अब हमें क्या निकालना था? सेक A माइनस कॉट A। तो सेक A निकाल देते हैं, सेक A। तो सेक A का फार्मूला क्या बताए थे? तो कॉस A का उल्टा होता है ना सेक A, तो हम कॉस A निकाल लेते हैं पहले। कॉस A क्या हो जाता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए बेस कितना? 3x और हाइपोटेनस कितना? 5x। तो जब कॉस A हो गया 3/5 तो सेक A कितना उल्टा हो जाएगा? 5/3। और कॉट A कितना हो जाएगा? तो tan A का उल्टा हो जाएगा कॉट A। तो tan A इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो एंगल A के लिए tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 4x और बेस क्या है? 3x। तो tan A हो गया 4/3, तो कॉट A कितना? 3/4। तो अब हमको क्या निकालना था? सेक A माइनस कॉट A। तो 5/3 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लीजिएगा 12, 20 माइनस 9, 11/12 आपका आएगा आंसर। अब आप लोग क्या करिएगा कि इस A को यहाँ पे रखिएगा और उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिएगा कि आपको इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर सेम आना चाहिए। अब लास्ट में कुछ फार्मूला देख लीजिए जो कि आपको आगे चैप्टर में यूज होगा। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये तो आपको बताएं कि tan का उल्टा कॉट होता है, उलट दिए, कॉट का उल्टा tan होता है। और क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सब फार्मूला को, इस सब को डिराइव करेंगे, और भी कुछ एक आध फार्मूला, उसको हम पूरे फार्मूला को हम लोग डिराइव कर देंगे। ये इतना वैल्यू कैसे आता है, क्यों होता है, इसका यूज कैसे करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज के सेशन में अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।